हेलो गाइस, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स। आप देख रहे हैं रायपुर से मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस। आप देख पा रहे हैं, टॉपिक है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भाग 2। भारत के गवर्नर जनरल की हम बातें करेंगे। और पिछले क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ देखी थी, लेकिन कुछ इंटरप्ट के कारण क्लास बीच में रोकना पड़ा। ठीक है, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं और आगे बढ़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल की बातें करेंगे। जैसा कि आप लिस्ट में मैं पहले ही क्लास में दे चुका हूं, क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में ये पहले रहते हैं। 1828 से 33 तक बंगाल का गवर्नर जनरल, और 33 से लेकर 35 तक इनका कार्यकाल भारत के गवर्नर जनरल के रूप में देखने को मिलता है। वहीं पर दूसरे नंबर पर लॉर्ड मैकटॉफ 1835 से 36, लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42, लॉर्ड एलनबरर 1842 से 44, लॉर्ड हार्टिंग फर्स्ट 44 से 48 और लॉर्ड डलहौजी 48 से 56। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 57 के बीच रहता है। ठीक है, और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कहलाए, और बाद में भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग। उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की पहली प्रथम बातें करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम देखने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल के रूप में सबसे फर्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और जैसे कि मैंने बताया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो कार्यकाल था वो दो तरह के हिस्से हम देख सकते थे। एक तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में, और दूसरा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में, अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल जो रहा 1828 से लेकर 1833 तक 33। फिर उसके बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल रहा उसी समय 1833 से लेकर 1835। और मैं बात कर चुका हूँ लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बातें बहुत सारी। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो एकीकृत बाजार के कारण, एकीकृत बाजार के चलते बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां हैं उसको खत्म किया था। जैसे सती प्रथा को खत्म किया था 1829 में। कन्या जो हत्या है उसको खत्म किया था। ठीक है, फिर आपको देख रहे हैं समाज में जो भेदभाव चल रहे थे उसको भी खत्म किया था। नौकरी में भेदभाव चल रहे थे उसको खत्म किया था। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इनके अंतर्गत देखने को मिली है। दास प्रथा का समाप्ति बाद में आपको देखने को मिलेगा। ठगी प्रथा का अंत किया था। ठीक है, कोलकाता में मेडिकल कॉलेज खोली थी। ठीक है, तो बहुत सारी बातें कर चुके थे, लेकिन हम बातें जो मुख्यतः करने वाले थे आज इसके समय की, तो उसके समय की हम बातें हैं 1833 का चार्टर डे। इसी पर हम आए भाई, 1833 का चार्टर एक्ट। और ये क्या कहता है इसकी हम चर्चा करेंगे। 1833 के चार्टर्ड एक्ट में पहली बात ये है कि बंगाल के गवर्नर जनरल पहले था, फिर उसके बाद उनका नाम कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इसी एक्ट के तहत
बोल सकते हैं इसी एक्ट के तहत बंगाल का या बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया कर दिया गया। और क्यों किया इसकी मैं चर्चा कर चुका हूं, ठीक है। क्योंकि बंगाल पहले अंग्रेजों का बंगाल में आधिपत्य था, नियंत्रण था, लेकिन धीरे धीरे ये समय आते आते ही ये पूरे भारत पर इनका आधिपत्य हो गया, इन भारत पर पूरे नियंत्रण हो गया। तो भारत पर नियंत्रण होगा तो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, ठीक है। ये बातें मैं कर चुका हूँ, पहली बात है। दूसरी बातें मैं ये भी बताया था, फिर भी से लिख देता हूँ। शासन कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तीसरी नंबर है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जैसे कि मैंने बताया था 1813 में जब चार्टर्ड एक्ट आए थे, तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट में भी यही बात की थी कि 20 वर्षों के लिए बढ़ा जाएगा, और 1833 में भी यही बातें की। इसका मतलब फिर पुनः 20 वर्ष बाद फिर एक चार्टर्ड एक्ट आएगा 1853 में। तो 1813 प्लस 20 33, और 33 प्लस 20 53। तो इस प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। तीसरी बातें, इस समय की सबसे महत्वपूर्ण बातें, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। पूरी तरह क्या किया, समाप्त कर दिया गया। फिर आप बोलेंगे सर 1813 में तो आप यही बताए थे, ठीक है। हाँ जी, मैंने यही कहा था कि 1813 में भी मैंने यही बात की थी कि जब 1813 की जो है चार्टर्ड एक्ट में जो है मैंने बात की थी कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया था। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था तो आप बोलेंगे सर ये दोनों में फिर अंतर क्या है। 1833 के चार्टर्ड एक्ट में भी कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया, लेकिन 1813 में भी यही किया, 33 में भी यही किया। तो इसमें अंतर क्या है, अंतर इतना है कि 1813 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त तो किया था, लेकिन किंतु परंतु बट जो भी है, ठीक है, परंतु आप देखने को मिलता है कि चाय एवं चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा है। व्यापार का क्या बना रहा है, एकाधिकार बना रहा है। इसका मतलब क्या है, हालांकि और जो है चीजों के व्यापार के लिए एकाधिकार तो खत्म कर दिए थे, लेकिन चाय और चीन के साथ एकाधिकार बना रहा। लेकिन 1833 में इन दोनों को भी क्या किया गया, इन दोनों को भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। मतलब पूरी तरह से इनका एकाधिकार जो था, चाय और चीन के साथ भी था, उसको भी खत्म कर दिया। इसका मतलब और भी जितने भी प्राइवेट कंपनी होंगे और भी जो निजी कंपनी होंगे ब्रिटिश के, वो यहाँ पर चाय और चीन के साथ भी व्यापार कर सकते हैं। साथ ही साथ ये व्यापारिक एकाधिकार आप जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, व्यापारिक एकाधिकार, तो जो कंपनी पहले क्या आई थी, 1599 में इनका स्टेब्लिश हुआ था, फिर साल 1600 में कंपनी एक प्रकार के व्यापारिक कंपनी बन के आई थी, और इस व्यापारिक कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, और एक प्रकार की जो है बोल सकते हैं एक प्रकार के शासन निकाय बना दिया, शासकीय निकाय, ठीक है। कंपनी के जो है एक शासन निकाय बन गया है, ठीक है।
सिर्फ आप सिर्फ यहाँ पर जो है व्यापार के संबंध में नहीं रहेंगे, शासन के संबंध में इनकी बात कही गई है कि व्यापारिक निकाय समाप्त करके प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। अब प्रशासन करेंगे, ये क्या हो गया, प्रशासनिक निकाय भी बनाया गया, निकाय। ठीक है, इसका मतलब व्यापारिक निकाय को समाप्त कर दिया गया और कंपनी अब प्रशासनिक निकाय के अंतर्गत देखने, क्योंकि भारत, पूरा भारत इनके कंट्रोल में होगा, पूरा भारत इनके अंतर्गत में होगा। ठीक है, चलिए, ये 3 बातें हो गई। 1833 की चौथी बातें, चौथी बात ये है कि इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की काउंसिल, स्टार्टिंग में हम बात की थी, स्टार्टिंग में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का प्रिंसिपल एक्ट, 86 का, वो खैर 86 का अलग है। तो इनके समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, दोनों में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, और दोनों का ये कार्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, उनकी जो है कंट्रोल, ठीक है, उनका जो है नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो इसी प्रकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ऐसे जो है नियंत्रक की यहाँ बातें की थी, स्थापना की गई थी। और यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इस समय पहले तो 5 सदस्य थे, ठीक है, टोटल वायसराय के साथ साथ 5 सदस्य, मतलब 4+1, एक वायसराय और 4 सदस्य। उसके बाद एक घटा दिया गया था 84 की पिट्स इंडिया एक्ट में, और 84 की पिट्स इंडिया एक्ट में 3+1 रखा गया, इसका मतलब 1 वायसराय होंगे और 3, जो 3 होगा वो क्या है, सदस्य होंगे। फिर उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट में फिर यही बात की गई थी, एक काउंसिल और जो है बढ़ा दिया, और एक सदस्य जो रखा गया वो विधि सदस्य रखा गया, और वही विधि सदस्य बनते हैं मैकाले, लॉर्ड मैकाले, और लॉर्ड मैकाले ही बाद में आपको देखने को मिलता है विधि आयोग की गठन करती है, और विधि आयोग के अंतर्गत यही यही जो दास प्रथा को क्या माना है, विधि के विरुद्ध माना है, और इसी समय 43 में दास प्रथा का भी अंत हुआ है। तो जो चीज मैं बोला हूँ वो चीज मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इसी एक्ट के तहत, इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के काउंसिल की सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई थी, 4 कर दिया गया था। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा 1700 1773 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और अभी 1833 का चार्टर्ड एक्ट। 1833 का क्या है भाई साहब, चार्टर्ड। और इन तीनों में क्या बातें हुई थी कि पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कितने थे, 4+1, इसका मतलब 4+1 = 5। ठीक है, ये वायसराय, ये गवर्नर जनरल था, गवर्नर था, ठीक है, गवर्नर जनरल था। ठीक है, और यहाँ पर फिर घटा दी गई थी, 3+1 कर दिया गया था, और इसका मतलब टोटल 4। और इस बार क्या किया गया है, 4+1 = 5, 5 गुना हो गया, इसका मतलब यहाँ पर एक 8 हुआ है, +1 हुआ है 3 की बार, और जो +1 हुआ है वो कौन है, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले को क्या बनाया गया था, इस गवर्नर जनरल की काउंसिल, गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य
के रूप में लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था और सदस्य के रूप में विधि सदस्य बनाया गया था। क्या किया गया था? इनको भाई साहब विधि सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया था, विधि सदस्य बनाया गया था और यही बाद में विधि आयोग की गठन करते हैं। विधि आयोग की विधि आयोग का गठन करते हैं और इसी विधि आयोग में ये सदस्य अध्यक्ष के रूप में कौन बैठते हैं भाई साहब? इन्हीं की अनुशंसा में, ठीक है, अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले होते हैं। इसी विधि आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? लॉर्ड मैकाले होते हैं। जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से विधि आयोग के गठन के समय अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले, ठीक है। और ये गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य भी थे। विधि आयोग के रूप विधि आयोग को गठन किया, विधि सदस्य ही कहलाया, ठीक है। और इसी विधि के अंतर्गत, विधि आयोग के अंतर्गत अगर देखें तो 5वां नंबर में हम बात करेंगे। इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिला है कि जो दास प्रथा है, दास प्रथा को क्या माना है? दास प्रथा को विधि के विरुद्ध माना है, विधि के विरुद्ध माना है, विधि के विरुद्ध मानकर समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कब की बात है? सन 1843, ठीक है। बाद में विधि आयोग का गठन किया गया और इसी के जो है इसी के अंतर्गत दास प्रथा को विधि के विरुद्ध मानकर समाप्त कर दिया गया था 1843 को, ठीक है। चलिए, ये हो गई 5वीं बातें। छठी बातें, इनकी समय की जो है चार्टर एक्ट की छठी बात ये है कि जो सिविल सेवाओं में भारतीयों को भी, ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा में लिया जाएगा और ये जो है इसका आधार योग्यता होगी, न कि इसका आधार रंग भेद होगा, जाति होगा, धर्म होगा, ठीक है। चलिए, कहने का मतलब योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में, सिविल सेवा परीक्षा में, ठीक है, अनुमति दी जाएगी, अनुमति प्रदान की जाएगी, न कि किसके आधार पर? न कि रंग भेद के आधार पर, न कि रंग भेद, जाति, वर्ण, ठीक है, धर्म आदि के आधार पर, के आधार पर, ठीक है। कहने का मतलब है कि भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में उनकी योग्यता के आधार पर बैठाया जाएगा, उनकी योग्यता के आधार पर जो है बैठने का मौका दिया जाएगा, न कि रंग भेद, जाति, वर्ण, धर्म। क्योंकि देखिए उस समय और जो है बहुत ज्यादा ये ब्लेम लगता था कि जो है भारतीयों का रंग भेद करते थे, जाति वर्ण पूछते थे, धर्म पूछते थे, उसके हिसाब से जो है भर्ती होती थी, ठीक है। लेकिन याद रखिए ये सब होने के बावजूद भी, ये सभी हटाने के बावजूद भी, हालांकि योग्यता के आधार पर तो भारतीयों को सिविल सेवा में जो है बैठने को अनुमति दी गई थी, लेकिन एक और अभी भी चल रहा है जो है काले और गोरे का जो है भेद अभी भी जारी है। काले गोरे, गोरे का भेद अभी भी क्या था? जारी था भाई साहब। आज अभी भी क्या है, उस समय रंग भेद सभी को हटा दिए थे, लेकिन काले और गोले जो नस्ल भेद है, जिसको बोलते हैं नस्ल भेद, नस्लवाद, नस्ल भेद, काले गोरे के जो है भेद है अभी भी नहीं मिटा पाए, अभी भी चल रहा था, उस समय की बात है, ठीक है। चलिए, इस समय की एक और बातें, इस एक्ट को, एक मैं और बातें कर लेता हूं। इस एक्ट को हेलेना एक्ट भी कहा गया है। हेलेना
एक्ट भी कहा गया, भी कहा गया। और हेलेना एक्ट क्यों कहा गया ये आप समझिए, ठीक है। देखिए ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, आप देखेंगे तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। इधर है यूरोप, इधर है अमेरिका, ठीक है। इस तरफ है आपका यूरोप, और यूरोप में आपका है ब्रिटेन, ठीक है। यूरोप में है ब्रिटेन। इस तरफ आपको देखने को मिलेगा भारत, यह है इंडिया या भारत। यूरोप जब क्या किए थे, जब स्टार्टिंग में यूरोप आए थे कहां पर, व्यापार करने के लिए। तो यूरोप व्यापार करने के लिए आया था, तो इसी मार्ग से। और यहीं पर आपको एक और बता देता हूं, यहीं पर क्या है, एक द्वीप है, ठीक है। यहीं पर क्या है भाई साहब, एक द्वीप है, और इस द्वीप का नाम है, इसी द्वीप का नाम है हेलेना द्वीप, समझेगा, हेलेना द्वीप। जब कहा जाता है कि ब्रिटेन ब्रिटेन इसी मार्ग से, जो अफ्रीका महाद्वीप के इसी मार्ग से नीचे आता है, और हेलेना द्वीप से होते हुए वो कलिकट पहुंचा था, और यहीं से ये क्या करते, जो है इसी से जो पहुंच कर ये बाद में व्यापार किए थे। तो एक तरह से हेलेना द्वीप पर एक तरह से धीरे धीरे इनका अस्तित्व होने लगा, धीरे धीरे यहाँ पर क्या होने लगा, ठीक है, जमवाड़ा होने लगा। ब्रिटिश के अधिकारी, ब्रिटिश के लोग यहाँ पर रेस्ट करते थे, आते थे, रुकते थे, फिर इस यहाँ पर, ठीक है, भारत जाते थे, भारत पर व्यापार करते थे। लेकिन 1833 के चार्टर्ड एक में कहा गया है कि हेलेना द्वीप पर पूरी तरह से ब्रिटिश का आधिपत्य हो गया, ठीक है। हेलेना द्वीप पर पूरी तरह से पूरी तरह से ब्रिटिश का कब्जा हो गया, ब्रिटिश का क्या हो गया, कब्जा हो गया। और इसी कारण से 1833 में, चूंकि 1833 में हेलेना द्वीप पर ब्रिटिश का पूरी तरह से आधिपत्य हो गया, जिसके कारण से ये जो एक्ट है, यही एक्ट क्या कहलाता है, हेलेना एक्ट कहलाता है। ये भी आप याद रखेंगे 1833 की बात। समझ गए, मेरी बातें समझ आ रही है, ठीक है। तो इसमें 5-7 पॉइंट जो बताया वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीजें आप याद रखिए, ठीक है। तो इसी केट के आधार बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम जो है भारत के गवर्नर जनरल कर दिया, कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, क्योंकि चीन और जो है चाय के साथ व्यापार था, तो 1813 में था, तो 1833 में इसको भी खत्म कर दिया गया था। फिर मैंने बताया चौथे नंबर में इसी एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, उनके सदस्यों की संख्या लगातार घटती बढ़ती गई, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें 5 पूरा जो है सदस्य थे, वायसराय के साथ और गवर्नर जनरल के साथ, ठीक है। ये जो जो एक नंबर जो आप दिखाई दे रहा है, वो जो है गवर्नर जनरल का है, ठीक है, जनरल, और 4 अन्य सदस्य थे। और चौथे नंबर एड हुआ था वो लॉर्ड मैकाले, और लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में एड किया गया था, जो बाद में आपको देखने को मिलता है विधि आयोग का गठन किया है, जिसमें 4 सदस्य होते हैं। विधि आयोग का गठन होता है, जिसमें बाद में आपको देखने को मिलता है 4 सदस्य होते हैं, और अध्यक्ष ही लॉर्ड मैकाले होते हैं। और इसी विधि आयोग के अंतर्गत ये कहा गया कि ये विधि के विरुद्ध है, कौन, दास प्रथा, और इसी कारण 1883 को, सॉरी 43 को, 43 1843 को ये क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखनी है। छठे नंबर में मैंने बताया योग्यता के आधार पर भारतीयों का सिविल सेवा में अनुमति दी जा रही थी, रंग भेद, जाति और वर्ण के आधार पर नहीं, ठीक है। पहले ऐसा होता था, लेकिन फिर भी से काले और गोरे का जो रंग भेद अभी भी दिखाई देता था, नस्ल भेद दिखाई देखने को मिलता था। इसी एक्ट को हेलेना एक्ट मैंने कहा है, ठीक है। और क्यों कहा है, क्योंकि हेलेना द्वीप पर 1833 के समय ही यहाँ पर पूरी तरह से कब्जा हो गया था, किसका, ब्रिटिश का आधिपत्य हो गया था, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं हेलेना एक्ट। चलिए, तो ये जो बातें थी 1835 की, वो हो जाती है खत्म, ठीक है, वो हो जाता है समाप्त।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। ये तो एक बातें हो गई। इसी के समय, किसी के समय में हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी जो भी बात कर रहे हैं, अभी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय की बात कर रहे हैं, और खासकर जो बातें कर रहे हैं वो क्या है? भारत की गवर्नर जनरल के रूप में। इसी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय एक और घटना घटी थी, आंग्ल पास से विवाद। ठीक है, एक और घटना है जिसको हम कहते हैं आंग्ल आंग्ल पाच विवाद। और ये क्या है भाई? ये क्या है? चल इसको हम कहते हैं, समझ लेंगे। ये लाया था, ठीक है, ये लाया था। और कब की बात है? ये इसी के समय 1800, देखिए 1813 की जो चार्टर डेट है, मैंने कहा था 1813 के चार्टर एक्ट में भी बहुत सारी बातें की गई थी। और 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया अनुदान की राशि प्राप्त हुई थी। अनुदान दिया जाएगा, ऐसा दिया जाएगा, ऐसा 1813 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश ने कहा है। ठीक है, कहने का मतलब अब जो पाश्च शिक्षा है उसको बढ़ावा देना है, तो उसी के लिए 1813 में ये चीजें देखने को मिली थी। ठीक है, इस पास शिक्षा का जो है, अगर हम बात करें इस पास शिक्षा का आधार, इस विवाद का, देखिए इस विवाद का आधार क्या है? देखिए दोनों के बीच, आंग्ल और पास शिक्षा के बीच विवाद हुआ था। इस विवाद का आधार क्या है? आधार ये है कि यहाँ पर कई ग्रुप देखने को मिला था। ठीक है, कई ग्रुप देखने को मिला था। और इस पास शिक्षा का माध्यम क्या होगा? ठीक है, किस पर ये बातें ही पास शिक्षा के माध्यम पर बहस हुई थी, और माध्यम पर जो है विवाद हुआ था। और विवाद किसके बीच हुआ था? किनके किनके? तीन ऐसे ऐसे सोचने वाले, तीन ऐसे ऐसे जो है ग्रुप थे। ठीक है, एक सोचने वाला, एक ग्रुप ऐसा सोचता था, क्या सोचता था भाई? एक ग्रुप ऐसा सोचता था कि पास शिक्षा, ये तो खैर पास शिक्षा का सपोर्टर था। ठीक है, पास शिक्षा का सपोर्टर, और पास शिक्षा का सपोर्टर जो था वो कौन थे? वो तो भाई सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। और सर विलियम जोन्स ने क्या कहा था कि पास शिक्षा का जो माध्यम होगा उसको कैसे पढ़ाया जाएगा? वो जो माध्यम होगा वो क्या होगा? अरबी भाषा होगा प्लस संस्कृत भाषा होगा। संस्कृत भाषा, अरबी एवं संस्कृत भाषा। क्यों? विलियम जोन्स ने अपनी राय दी है, ठीक है, विवाद के चलते, कि पास शिक्षा का चलो मैं भी सपोर्ट करता हूं, लेकिन पास शिक्षा के पढ़ाने का जो लैंग्वेज होगा, ठीक है, पढ़ाने का जो माध्यम होगा वो तो अरबी भाषा में होना चाहिए और संस्कृत भाषा में होना चाहिए। और क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये शिक्षा लाने का मुद्दा क्या था? वैसे कि मैंने बताया था कि एकीकृत बाजार लाना है पूरे भारत में। ठीक है, पूरे भारत में एक बहुत बड़ा बाजार जो है यहाँ पर लाना है। और इसके तहत जो भारत में चल रहे कुरीतियों को खत्म करें, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को खत्म किया, कन्या विवाह को खत्म किया, अभी तो देखें दास प्रथा को खत्म किया। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कुरीतियों को हम खत्म करेंगे तो उसकी भी उस कुरीतियों से बाहर निकल पाएंगे, और बाहर निकल के जो है हमसे कनेक्ट हो पाएगा। और ये बाजार की जो बातें कही थी, जो इंग्लैंड से जो माल आता है, प्रोडक्ट आता है, और उसको पूरे बाजार में बेचना है, बाजार में सेल करना है, उसके लिए लोगों को कैसे आकर्षित करना है, तो उसका एक जो है यहाँ नमूना है। और इसलिए अरबी और संस्कृत भाषा में क्यों कहा गया? क्योंकि अगर विलियम जोन्स का मानना है कि अगर भारतीयों की हम भाषा अपनाते हैं, क्योंकि देखिए उस समय हिंदू थे जो अरबी भाषा का यूज करते थे, और जो सॉरी मुस्लिम थे जो अरबी भाषा का यूज करते थे, जो हिंदू थे वो संस्कृत भाषा का यूज करते थे। तो कहा गया अगर दोनों भाषाओं में हम अगर पास शिक्षा की जो शिक्षा थे, तो उनको लगेगा कि उनकी बातें हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जो है उनकी संस्कृति को हम चला रहे हैं, उनकी संस्कृति को मान्यता दे रहे हैं, उनकी लैंग्वेज को मान्यता दे रहे हैं, तो ब्रिटिश अच्छे हैं। तो इस प्रकार से अगर ऐसी होगा तो वो क्या होगा
वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा और ये जो हम एकीकृत बाजार की योजना बनाने जा रहे हैं उनको पूरी तरह से एक्सटेंड मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ये सर विलियम जोन्स का कहना था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, शिक्षा का माध्यम, एक ग्रुप ऐसा था, ठीक है, एक ग्रुप ऐसा था कि शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का जो माध्यम है वो क्या चाहते हैं, एक ग्रुप ऐसा था जो शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा में चाहते हैं, स्थानीय भाषा में होना चाहिए, ऐसा ये चाहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब अगर पंजाब में है तो वो शिक्षा पंजाबी भाषा में होना चाहिए, अगर बंगाल में है तो वो शिक्षा बंगाली भाषा में होना चाहिए, अगर उड़ीसा में वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उड़िया भाषा का होना चाहिए, गुजरात में गुजराती भाषा का होना चाहिए, तमिल में तमिल भाषा का होना चाहिए, तेलुगु में तेलुगु। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट में जो है अगर पढ़ाया जा रहा है, पास शिक्षा अपनाई जा रही है, तो उसका जो माध्यम होगा उसी क्षेत्रीय भाषा, उसी स्थानीय भाषा में दिया जाएगा, ऐसा एक ग्रुप का कहना था। वहीं पर एक ग्रुप का कहना था कि यहाँ पर माध्यम जो है, ठीक है, एक ग्रुप कहने का मतलब एक ग्रुप में है लॉर्ड मैकाले। ठीक है, इस ग्रुप में जो है एक व्यक्ति है लॉर्ड मैकाले, और लॉर्ड मैकाले भाई साहब जो आप जानते हैं ये विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, पहली बात है, और गवर्नर जनरल की काउंसिल के चौथे नंबर के जो है सदस्य के रूप में चुने थे, विधि सदस्य थे। ठीक है, तो इसका मतलब विधि सदस्य भी थे, साथ ही साथ विधि आयोग का अध्यक्ष भी था। ठीक है, ये आप देखेंगे। फिर इन्होंने क्या कहा भाई साहब, नहीं, आप जो सभी लोग बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है, जो भाषा का हम चुनाव करेंगे, जो माध्यम का चुनाव करेंगे वो अंग्रेजी भाषा का होगा। किस भाषा का होगा भाई साहब? अंग्रेजी भाषा का होगा। अंग्रेजी भाषा का हम चुनाव करते हैं और इसी के माध्यम से हम पास शिक्षा को बढ़ावा देंगे, अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए। ठीक है, भारतीय दिखने में भारतीय हो। ठीक है, भारतीयों के बारे में कहा जाता है कि दिखने में भारतीय हो, चेहरे, ठीक है, चेहरे में दिखने में हाव भाव में भारतीय हो, लेकिन उनकी सोच अंग्रेजी होनी चाहिए। ठीक है, तभी हमारे ओर आकर्षित होगी, अट्रैक्टिव हुए। तो लॉर्ड मैकाले, ठीक है, और लॉर्ड मैकाले ने ऐसा कहा। ठीक है, तो ये पास शिक्षा के जो माध्यम है उसी के विवाद को, ये तीन ग्रुप थे, उसी के विवाद को हमने क्या कहा? आंग्ल पास विवाद कहा। ठीक है, और इसी के समय देखने को मिला था। ठीक है, चलिए, और बात मानी किसकी जाती है भाई साहब? बात मानी जाती है लॉर्ड मैकाले की, और लॉर्ड मैकाले की बात मानी जाती है, और लॉर्ड मैकाले ने इसके लिए एक समिति का गठन किया था, इसके लिए एक समिति का गठन किया था और अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और अपनी रिपोर्ट में यही बात कही थी कि अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए, और इसी को मान्यता दी गई थी। ठीक है, इसी को क्या दी गई थी भाई साहब? मान्यता दी गई। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बातें? तो इस समय की ये दोनों बातें हैं, 1833 का चार्टर और ये, और बहुत सारी और लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात हम कर चुके हैं। चलिए, ठीक है, दूसरे नंबर पर, ये तो हो गया फर्स्ट नंबर की कहानी, दूसरे जो है पहले नंबर की बातें। हम दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर आपको दिखाई देंगी, यहाँ पर मैं यहाँ यही लिख देता हूँ क्योंकि इस समय सिर्फ एक ही घटना है। इस भाई साहब की लॉर्ड मैटकॉफ के समय सिर्फ एक ही घटना है, और वो था प्रेस, इसको प्रेस के, ठीक है, प्रेस के जो है मुक्तिदाता कहा जाता है। आधुनिक प्रेस का क्या कहा जाता है? मुक्तिदाता कहा जाता है। आधुनिक प्रेस या समाचार पत्र, प्रेस या समाचार पत्र, समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। मुक्तिदाता, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये क्यों कहा जाता है? कि आधुनिक प्रेस पर लगे जो प्रतिबंध है, आधुनिक प्रेस पर, समाचार पत्र पर लगे जो प्रतिबंध है, और इस प्रतिबंध को क्या किया गया था?
हटा दिया गया था, प्रतिबंध को समाप्त किया गया था। ये बातें लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय की गई थी कि भाई साहब मैं जो प्रेस पर लगे प्रतिबंध को मैं हटाऊंगा, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर पाए। कहा जाता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय ये बातें कही गई थी कि मैं, ठीक है, इसको ये करूंगा, इसको जो है प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाऊंगा। लेकिन बाद में जैसे ही मेटकॉफ बनते हैं उसके समय सिर्फ एक वर्ष, आप देख रहे हैं इसके समय काल क्या है, 35 से 36, और 35 से 36 तक, ठीक है, एक वर्ष में सिर्फ सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो है आधुनिक प्रेस का जो है मुक्तिदाता। इसलिए कहा जाता है कि आधुनिक प्रेस पर जो लगे समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंध को ये हटा दिया जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से भारत का गवर्नर जनरल आधुनिक प्रेस का जो है समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहलाता है, अब वो है लॉर्ड मेटकॉफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर में हम बात करेंगे, थर्ड नंबर में जो बात करेंगे वो कौन है भाई साहब, लॉर्ड ऑकलैंड। तो लॉर्ड ऑकलैंड की बातें हम करेंगे, क्या क्या है वो देख लेते हैं। तीसरे नंबर है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड का जो समय है 1836, ठीक है, क्योंकि मेटकॉफ का जो है 35 से 36 था, इनका 36 से 42, 1836 से 42 का इनका समय देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके समय क्या क्या कार्य होती है, एक एक जो है, जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी रोड को, शेरशाह रोड सूरी रोड का नाम बदलकर क्या किया गया है, जीटी रोड कर दिया गया है, जीटी रोड कर दिया गया। शेरशाह सूरी जानते हैं ना, सूरी वंश का शासक। पहले हम देखे थे जो है मुगल काल में पहले बाबर आया था, ठीक है, क्या आया था भाई साहब, पहले आप जानते हैं पहले बाबर आया था, और बाबर के बाद हुमायूं आया। ठीक है, मैंने कहा था पहले बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद, ठीक है, कुछ समय के लिए आप जो है सूरी वंश स्टार्ट होता है, सूरी वंश। और सूरी वंश में जो है इसी समय आप देखते हैं शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, इस्माइल सूरी, याद आ रहा है अगर, इस्माइल सूरी, सिकंदर सूरी, सिकंदर सूरी, फिर बाद में फिर पुनः हुमायूं आते हैं, हुमायूं आते हैं, फिर लगातार चलते रहता है आपका जो है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सब जो है हुमायूं जो है अकबर, इसके बाद इसका पुत्र अकबर, अकबर के बाद उसके पुत्र जहांगीर, जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां, शाहजहां के बाद उसका पुत्र औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद जो चार पुत्र होते हैं जो मुअज्जम बनता है, फिर वो क्या बनता है, वो उत्तर मुगल काल का फर्स्ट शासक, जो बाद में वो नाम चेंज कर जो है बहादुर शाह प्रथम के रूप में वो बनता है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं। और इसी द्वारा जो शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया रोड था, ठीक है, शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया जो रोड था, उसी रोड जो NH1, NH1 नेशनल हाईवे 1 और NH2, NH2, NH1, NH2, ठीक है, ये जो रोड बनाया गया था NH1, NH2, जो शेरशाह सूरी रोड कहलाता है। और इसी रोड को, इसी जो रोड है, इसी रोड का नाम क्या किया गया था, चेंज कर दिया गया था, और बाद में इसी रोड को क्या कहा गया है, इसी रोड को कहा गया है आपका जीटी रोड। और ये नाम चेंज किसने किया भाई साहब, ये नाम चेंज किया ऑकलैंड ने। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखें। ठीक है, समझ आ रहा है कौन था शेरशाह सूरी। दूसरी बातें करते हैं। इसी के समय
आपको देखने को मिलेगा प्रथम अंगल अफगान युद्ध, अफगान युद्ध। और अफगान पूरी तरह से हार जाते हैं, पर कब्जा हो जाता है। और जिसकी बातें मैं बाद में करूंगा 1839 से इसी समय 42 के बीच हुआ था, और 42 में पूरी तरह से पराजित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। लॉर्ड ऑकलैंड के समय एक और बातें हुई थी, महत्वपूर्ण बातें शिक्षा के क्षेत्र में। इसको कहा जाता है अधोमुखी अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। और अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत क्या है भाई साहब? अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, ये अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत किसके लिए लिया जाता है? शिक्षा नीति है, एक प्रकार के ब्रिटिश शिक्षा नीति है, एक प्रकार की ब्रिटिश शिक्षा नीति है। और ब्रिटिश शिक्षा नीति के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, कहा जाता है कि ब्रिटिश का कहना है कि समाज में, अगर कुछ समाज है तो उस समाज में देखा जाए उस समाज में 3 तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, 3 तरह के लोग रहते हैं। एक लोग रहते हैं जो बोलते हैं ना अपने आप को हायर लेवल बोलते हैं ना, उच्च जो है, ठीक है, उच्च वर्ग जिसको बोलते हैं उच्च वर्ग। एक होता है आपका मध्यम वर्ग, एक होता है आपका निम्न वर्ग। क्या है? निम्न वर्ग। समाज में एक होता है आपका उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, और बीच में भी आपको देखने को मिलता है जो है निम्न मध्यम वर्ग। ठीक है, इसमें निम्न मध्यम वर्ग भी देखने को मिलता है, मध्यम वर्ग। तो इस प्रकार से समाज में 3-4 वर्गों में ये शिक्षा नीति के अंदर कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार ये कहते हैं कि समाज में 3-4 वर्ग ऐसे दिखाई देते हैं। तो भाई साहब हम क्या, हमें शिक्षा नीति तो लानी है, हमें पाश्चात्य शिक्षा देना है, और पाश्चात्य शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी पहले ही बता चुका हूं। पाश्चात्य शिक्षा का माध्यम लॉर्ड मैकाले ने कहा कि अंग्रेजी होगी भाई साहब, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। और इसी पाश्चात्य शिक्षा को अब क्या, अब समय आ गया है कि पाश्चात्य शिक्षा को प्रसार करें पूरी तरह से, उसको जो है भारतीयों में दे, मतलब भारतीयों को ये शिक्षा दे। और शिक्षा देंगे कैसे? कि सबको तो एक साथ नहीं दे सकते। ठीक है, सबको एक साथ शिक्षा नहीं दे सकते, इतना बजट नहीं भाई साहब, बजट होने के बाद भी रोना धोना करते हैं। सबको एक साथ शिक्षा नहीं दे सकते, तो उन्होंने क्या किया, शुरू में स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, शिक्षित करेंगे। किसको? उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग को शिक्षित करेंगे, और वो आसानी होगा, वो कैपेबल होगा, वो आसानी से वो शिक्षित हो जाएंगे। ठीक है, पूरी तरह से क्या होगा, पूरी तरह से ये शिक्षित हो जाएंगे, इसको हम शिक्षा देंगे। ठीक है, तो ये पूरी तरह से पहले शिक्षित हो जाएंगे, और जब ये शिक्षित हो जाते हैं तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये इन दोनों वर्ग को क्या करे, शिक्षा दे, इन दोनों वर्गों को क्या करे, शिक्षा प्रदान करे, शिक्षा दे। ठीक है, इन दोनों जो है निम्न मध्यम वर्ग और जो है निम्न वर्ग, ठीक है, वो कौन शिक्षा देगा, वो उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग देगा। और ब्रिटिश कहना है कि जो शिक्षित हम करेंगे वो उसी उच्च वर्ग मध्यम वर्ग करेंगे, और निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग ही शिक्षित करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से, इसलिए इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, फिल्टर समझते ना, फिल्टर करके नीचे नीचे जाना, डाउनवर्ड मतलब नीचे। ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे, ऊपर हम लोग शिक्षित करेंगे, और नीचे जो है वो शिक्षित होने के बाद उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो बीच निम्न वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग को शिक्षित किया जाए। ठीक है, चलिए। क्योंकि भारत, इनका कहना है कि भाई साहब भारत में इतनी ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है, तो हम आसान नहीं होगा सॉरी, तो ये हम करें। तो ये चीजें देखने को मिली थी किसके समय, लॉर्ड ऑकलैंड के समय ये बातें देखने को मिली थी। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं। देखिए, लॉर्ड एलन बेरा के समय जो है, इसी के समय जो है लॉर्ड एलन बेरा के समय, अब याद रखिए, इसी के समय दास प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, हालांकि मैंने कहा था कि बाद में होगा, 43 के समय दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत इसी के समय पूरी तरह से हो गया था। जो है 1843 की 42 इसी के समय है। ठीक है, तो इसके समय कुछ ज्यादा बातें नहीं। लॉर्ड हॉटिंग के समय एक और बातें हुई थी, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि नहीं है। मैंने कहा था लॉर्ड एलन बेरा हॉटिंग के समय ज्यादा कुछ बातें नहीं है। इसके समय जो है घोड़ों में जो प्रचलित नर बलि है, ठीक है, जो गोंड जनजाति में प्रचलित जो नर बलि है, इस नर बलि का अंत किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिए, गोंड में प्रचलित नर बलि का अंत लॉर्ड हॉटिंग प्रथम ने किया था। ठीक है, एलन बेरा के समय दास प्रथा का पूरा अंत हो गया था 1843 में। लॉर्ड हॉटिंग फर्स्ट के समय नर बलि का अंत किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके नहीं दिखते, नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे मिस्टर डलहौजी की, लॉर्ड डलहौजी, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर भारत के गवर्नर जनरल की बात करें, भारत के गवर्नर जनरल की बात करें, तो इनमें सिर्फ सिर्फ तीन ऐसे शख्स हैं, तीन मतलब चार बाद में हम बोल सकते हैं, चार ऐसे शख्स हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट विलियम बैटिंग के समय हुआ था, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मेटकॉफ, वो भी इंपॉर्टेंट है, उतना भी नहीं लेकिन है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डलहौजी, और उसके बाद कैनिंग, क्योंकि कैनिंग का भी जो है बातें करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण लॉर्ड विलियम बैटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, भारत के गवर्नर जनरल में सबसे प्रमुख गवर्नर जनरल, जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत है और इनके समय बहुत सारे काम होते, खासकर लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, चलिए अब बातें करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। ठीक है, हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी साहब की जो है, मिस्टर लॉर्ड डलहौजी की बातें करेंगे। इनकी अगर समय देखें, इनका शासनकाल का समय देखें, मतलब भारत की गवर्नर जनरल के रूप में समय देखें, तो 1848 से ये स्टार्ट होते हैं और 1856 तक, और आपको नजर आने वाला है 1857 में होता है आपका, क्या भाई साहब, क्या होता है, अरे 1857 की जो है क्रांति, 1857 का विद्रोह। ठीक है, चलिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा रुकना होगा आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा ब्रेक चाहिए, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं तो पूरा जो है लॉर्ड डलहौजी हम देखेंगे। इस समय बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारा कार्य हुआ था, इसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो 2 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम बातें करेंगे।
चलिए हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। लॉर्ड डलहौजी, देखिए लॉर्ड डलहौजी के समय जब ये भाई साहब आए थे तो इनके समय बहुत ज्यादा चुनौती इनके समय थी। और चुनौती किस बात पर थी? चुनौती किस बात पर थी कि लॉर्ड डलहौजी के समय अगर हम भारत की स्थिति देखें, ठीक है, तो इन पर बहुत ज्यादा दबाव था। और दबाव किस बात पर था भाई साहब? कि लगातार ये चाह रहे थे कि एकीकृत बाजार की स्थापना करें। और एकीकृत बाजार की स्थापना के संदर्भ में लॉर्ड डलहौजी की जब नियुक्ति हुई थी तो कहा गया आप कुछ भी करिए, लेकिन आपके समय, ठीक है, ये चुनौती होगी, ये उनका उद्देश्य होगा कि एकीकृत बाजार को पूरी तरह से स्टेब्लिश करें। और एकीकृत बाजार को स्टेब्लिश कब किया जा सकता है? कब किया जा सकता है? जब जब हम सभी जो जितने क्षेत्र उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कहने का मतलब पूरे भारत पर अपना आधिपत्य होगा। ठीक है, क्योंकि पूरे भारत में आधिपत्य अभी नहीं, देखिए यहाँ पर अभी जगह जगह पर, ठीक है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगहों पर क्या चल रहे हैं? राज्य या देशी रियासत, ठीक है, राज्य या जो देशी रियासतें हैं वो अभी है, ठीक है, राज्य या अरे यार राज्य या जो देशी रियासतें हैं, ठीक है, ये राज्य ये जो देशी रियासतें हैं वो है। अगर मान के चलिए, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी कहता है कि ये नहीं मानते, ठीक है, क्योंकि एकीकृत बाजार हमें बनाना है। ये पूरी जो है जितने भी भारत में जितना बड़ा क्षेत्र है उस पूरा क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में हमें मिलाना है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी लॉर्ड डलहौजी की। और लॉर्ड डलहौजी ने बखूबी अपनी जो है अपना उद्देश्य, जो उद्देश्य लेके आए थे वो पूरी से बखूबी निभाया है। कहा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी के समय जो भी देशी रियासतें या राज्य हैं उस देशी रियासतें या राज्य का हम क्या करेंगे? हम विलय करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब? विलय करेंगे। अब विलय करके एक ब्रिटिश भारत का, पूरी तरह से ब्रिटिश भारत में क्या है, पूरा तरह से ब्रिटिश भारत का हम निर्माण करेंगे। पूरा क्षेत्र ब्रिटिश का होना चाहिए। और विलय का इन्होंने दो रूप बताया। कहने का मतलब विलय ऐसे करेंगे, ठीक है, या तो हम युद्ध करेंगे, ठीक है, हम विलय किसके नाम से करेंगे? ये बिना युद्ध के करेंगे, बिना युद्ध के। और दूसरा एक युद्ध करके एक तो हम क्या करेंगे? पहला इन्होंने क्या कहा कि देशी रियासतें और राज्य का हम विलय भारतीय जो ब्रिटिश साम्राज्य में दो तरीके से कर सकते हैं। एक बिना युद्ध करे और दूसरा युद्ध करके। बिना युद्ध करे कहने का मतलब देखिए उस समय की स्थिति ऐसी थी, उसके पहले ही हमने कह चुका था कि भारत में अपने ही जो क्षेत्र में जो गुटबंधन चल रही थी, अपने क्षेत्र में खतरा के चलते, चाहे मराठा हो, चाहे हैदराबाद के जो निजाम हो, चाहे मराठा को पेशवा हो, चाहे अवध का नवाब हो, बंगाल का नवाब हो। बंगाल तो खैर पहले ही चला गया, हत्या चढ़ गया था। जितने भी जो राज्य देशी रियासतें हैं वो डर के मारे, अपने ही राज्य के डर के मारे जो हाथ मिला लेते हैं अंग्रेजों से और उससे संरक्षण प्राप्त कर लेते हैं। और मैंने कहा था जो है जो सहायक संधि, लॉर्ड वेलिजली की जब समय सहायक संधि मैंने कहा था, बताया था उस समय कि सहायक संधि इस कारण से हुई कि अगर अगर कोई राज्य संरक्षण प्राप्त करना चाहता है तो वहां की सेना, ब्रिटिश सेना उसका वहां पर, कहां पर, जिस राज्य का संरक्षण प्राप्त करना चाहता है उस राज्य में रहेगी और उसके बदले हमें वो पैसा देगा। ये बातें हम लॉर्ड वेलिजली के समय, जो सहायक संधि के समय की थी, ठीक है। तो एक प्रकार की जो देशी रियासत और राज्य थे वो संरक्षण प्राप्त थे, ठीक है, किसके? ब्रिटिश के संरक्षण प्राप्त थे। और उन्हीं ब्रिटिश के संरक्षण प्राप्त राज्यों को हमें हथियाना है। और हथियाने के दो तरीके होंगे, एक तरीका बिना जो है युद्ध किए और दूसरा युद्ध किए, ठीक है। और बिना युद्ध किए जो हथियाए हैं, ठीक है, बिना युद्ध की हत्याएं हैं और युद्ध की हत्याएं उसकी हम चर्चा करें, ठीक है। युद्ध करके हत्याएं हैं वो कौन कौन से हैं? वो तो सिक्किम है, एक तो सिक्किम, सिक्किम से इन्होंने युद्ध किया, ठीक है, सिक्किम से युद्ध किया। और सिक्किम से युद्ध करके
जो है 50 में इनको हथियाया है। दूसरा पंजाब को हथियाया था, ठीक है, पंजाब को हथियाया था 1849 में, और 1852 में बर्मा को हथियाया था, बर्मा को हथियाया था 1852 में, ठीक है। 1852 में क्या किया था, बर्मा को हथियाया था। पंजाब को द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय जो है हथियाया था। बर्मा को द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के समय हथियाया था। तो बिना युद्ध के, बिना सॉरी युद्ध करके जो हराया था और अपने साम्राज्य में विलय कर दिया था, वो कौन है, वो था, वो कौन है, वो था सिक्किम, पंजाब और बर्मा, ठीक है। अब युद्ध करना है, सॉरी अब बिना युद्ध करना है। बिना युद्ध कैसे होगी, बिना युद्ध कहने का मतलब यहाँ पर जो नीति आएगी, जिसको आप जानते हैं, जिसको आप जानते हैं व्यपगत नीति, ठीक है, व्यपगत सिद्धांत, व्यपगत सिद्धांत, व्यपगत सिद्धांत, या इसी को हम कहते हैं, आप बहुत बखूबी जानते हैं, हड़प नीति, हड़प नीति। व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति बिना युद्ध किए आसानी से, वैसे वैसे राज्य या देशी रियासतें जो ब्रिटिश के संरक्षण प्राप्त है, वो संरक्षण प्राप्त को हम क्या करेंगे, ठीक है, बिना युद्ध किए हड़प लेंगे भाई साहब। और वही क्या कहलाएगा, हड़प नीति, वही क्या कहलाएगा, व्यक्तव सिद्धांत। तो क्या है ये हड़प नीति, क्या है व्यक्तव सिद्धांत, वो हम देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी के समय जो हड़प नीति थी, हड़प नीति, या जिसको कहा जाता है व्यवगत सिद्धांत, देखिए पहले मैं समझा देता हूं। हड़प नीति ये व्यवगत सिद्धांत ऐसी देशी रियासतों के राजा, ठीक है, ऐसी देशी रियासतों के राजा जिनकी मृत्यु हो गई और होने के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में खुद का पुत्र नहीं है, तो ऐसे राज्य को, ऐसे देशी रियासतों को ब्रिटिश अपने साम्राज्य में मिला लेगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा, हड़प नीति के तहत ब्रिटिश रियासतों का यह उद्देश्य था कि कोई भी राजा जिसकी मृत्यु हो गई और उनका कोई उत्तराधिकारी खुद का बेटा नहीं है, खुद का पुत्र नहीं, खुद का खून नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश क्या करेगा, उस उस राज्य को, उस राजा के राज्य को वो हड़प लेगा। ये दत्तक पुत्र, गोद लिया हो पुत्र, चाचा का पुत्र, ठीक है, मामा का पुत्र, भतीजा, कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ उनका ही खून होना चाहिए, ठीक है, उनका ही खून होना चाहिए। कहने का मतलब उनका खुद का पुत्र अगर होगा तब तो स्थिति नहीं होगी, लेकिन उनका खुद का पुत्र नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे, उसको राज्य को हड़प लेंगे, ठीक है। तो हड़प नीति क्या थी भाई साहब, मैं लिख देता हूं, ऐसी राज्य या देशी रियासतें, रियासतें जिसके राजा की मृत्यु, राजा की मृत्यु के उपरांत कोई उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में, कोई उत्तराधिकारी, और उत्तराधिकारी कहने का मतलब है खुद का पुत्र, खुद का पुत्र, तो उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में, न होने की स्थिति में राज्य को, उस राज्य को, उस राज्य को क्या किया जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य में क्या किया जाएगा, विलय कर दिया जाएगा, दिया जाएगा। और ऐसे कितने राज्य और ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, जो इनके हत्थे चढ़े हैं, हड़प नीति के हत्थे चढ़े हैं, तो वो कौन कौन से है भाई, एक तो है आपका सतारा, ठीक है, एक तो है सतारा है, और सतारा हत्थे चढ़ता है सन 1848 में। वहीं पर जैतपुर हत्थे चढ़ता है, जैतपुर इन हड़प नीति के हत्थे चढ़ता है 1849 में। वहीं पर संबलपुर भी हड़प जो नीति के हत्थे चढ़ता है, संबलपुर
और संबलपुर हत्थे चढ़ता है 1850 में। वहीं पर हम बात करें तो बघाट भी हत्थे चढ़ता है, वो चढ़ता है 1850 में हड़प नीति के अंतर्गत। और हम पांचवा देखें तो उदयपुर भी हत्थे चढ़ता है 1852 को। ठीक है, झांसी भी हत्थे चढ़ता है। झांसी जानते हैं ना, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी। ठीक है, ये भी हत्थे चढ़ता है 1852 में। ठीक है, फिर आपको देखने को मिलता है नागपुर हत्थे चढ़ता है, ये भी 1854 में। ठीक है, नागपुर हत्थे चढ़ता है 1854 में। लेकिन आप कहेंगे सर एक तो छूट गया, और वो क्या छूट गया? अवध छूट गया। आप कहेंगे सर एक छूट गया है क्या भाई साहब? अवध की बातें आप नहीं बताए, अवध तो यहाँ पर लिखे नहीं। ठीक है, ये अवध की बातें मैं यहाँ नहीं करूंगा। ठीक है, अवध की बातें मैं अलग से पेज में करूंगा। ठीक है, और अवध हत्थे चढ़ता है, अवध हत्थे चढ़ता है 1856 में। और 1856 में अवध हत्थे चढ़ता है, और इनका कारण हड़प नीति नहीं है, इनका कारण वैधता सिद्धांत नहीं है, इनका कारण है कुप्रशासन का आरोप इन पर लगाया जाता है। अवध पर हड़प नीति जब काम नहीं आई, जब हड़प नीति के द्वारा अवध को अपने कब्जे में नहीं ले पाया, तो ब्रिटिश ने कहा भाई साहब अवध पर कुप्रशासन चल रहा है, बैड गवर्नेंस चल रहा है, कुप्रशासन की नीति है। और ऐसे कुप्रशासन की नीति जिस राज्य में है उसको हम नहीं मानेंगे, उसको भी हम ले लेंगे। ठीक है, तो अवध पर जो आरोप लगाया गया था, तो वो क्या है? कुप्रशासन की नीति। ठीक है, और कुप्रशासन कहने का मतलब है, कुप्रशासन कहने का मतलब बैड गवर्नेंस, खराब चल रहा है आपका शासन, ठीक नहीं भाई साहब, अवध पर आपका प्रशासन ठीक नहीं है, ऐसे करके अवध का भी हत्थे चढ़ गए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि अवध हड़प नीति के द्वारा नहीं हत्थे चढ़ा, अवध जो है कुप्रशासन की नीति का हत्थे चढ़ा है। और देखिए, अगर मैं बात करूं अवध के बारे में, अगर मैं बात करूं अवध के बारे में, ठीक है, तो इधर आपका बंगाल है, इधर हैदराबाद है, ये यूपी के आसपास अवध है। ठीक है, ये क्या है? अवध। अवध का क्षेत्र, अवध का जो नवाब था, अवध का नवाब था, वो था वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह, ये भी याद रखिए, वाजिद अली शाह, ये कई बार बता चुका हूं। अली शाह जब अवध में पढ़ाया था, ठीक है, अवध जब मैं पढ़ाया था तो मैंने कहा था इसके फर्स्ट नवाब सादत खान होते हैं, फिर अंतिम कौन होते हैं? वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह थे इनके जो है नवाब, जो है क्या था? वाजिद अली शाह, याद रखिए ये भी, ये अंतिम नवाब थे अवध का। ये क्या है भाई साहब? अवध है। अवध का क्या था? अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। इस वाजिद अली शाह की जो है पत्नी थी, इस वाजिद अली शाह की क्या थी भाई साहब? पत्नी थी, और इनके पुत्र भी थे। पत्नी का नाम आप जानते हैं, पुत्र का नाम भी शायद आप जानते होंगे। पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। और पुत्र नाम है कादिर, पुत्र का नाम था कादिर। अब देखिए क्या हो रहा है, वाजिद अली शाह को कहा गया है कि भाई साहब ये जो अवध पर जो शासन चल रहा है वो शासन ठीक नहीं है, आपके शासन में कमी है, कुप्रशासन है, बैड गवर्नेंस है, तो आपका शासन ठीक ठाक से चल नहीं रहा है। इसलिए इस अवध को भी क्या किया जाता है? अवध को भी अपने कब्जे में कर लिया जाता है, और आरोप लगाया जाता है कुप्रशासन का। किसका? कुप्रशासन का। बाद में आपको पता चलता है, बाद में आप जानते हैं कि बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल
1857 की क्रांति से, ठीक है, 1857 की क्रांति में क्या थी, भाग ली थी, भाग ली थी। और कहां से भाग ली थी भाई साहब, कहां से भाग ली थी, इनका जो है मुख्यालय कहाँ था, लखनऊ था, ठीक है, लखनऊ, इसकी राजधानी क्या थी, लखनऊ। तो राजधानी लखनऊ से 1857 की क्रांति में भाग ली थी बेगम हजरत महल, आप पढ़ चुके हैं। और एक कारण क्या था, कारण ये था कि कुप्रशासन की नीति के आरोप लगाकर अवध को कब्जे में कर लिया था, उसी को छुड़ाने के लिए, ठीक है, अपने पुत्र कादिर को ये अवध सौंपने के लिए बेगम हजरत महल, जो वाजिद अली शाह की पत्नी है, जो कादिर की मां है, उन्होंने 1857 में क्रांति में भाग ली थी और लखनऊ से भाग ली थी। और जानते हैं इस चीज को, बाद में इनका भी दमन कर दिया जाता है, सबका दमन हो जाता है, वो आप देखे हैं, ठीक है, तो वो हम पढ़ चुके हैं। तो आप याद रखें अवध के बारे में, मैं इसलिए मैं यहाँ नहीं बताया, ठीक है, हड़प नीति के सिद्धांत से नहीं हुआ था, ठीक है। तो हड़प नीति के सिद्धांत से नहीं हुआ था, तो वो क्या, किस कुप्रशासन नीति अपनाना है, कहने का मतलब है तरीका कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप रिजल्ट लाके दिखाइए, ठीक है, तरीका कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट जरूरी है। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट हमें क्या मिलने चाहिए कि जितने भी राज्य है, जितने भी जो है देसी रियासतें हैं, सबका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में होना चाहिए, चाहे तरीका किसी, चाहे तरीका हड़प नीति हो। देखिए हड़प नीति तो किया था, लेकिन इसका खुद का पुत्र है ना भाई, वाजिद अली शाह का खुद का तो पुत्र है कादिर। तो इनकी मृत्यु होगी, इनकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के बाद तो बनेगा कौन, कादिर ही बनना था। जब वाजिद अली शाह की मृत्यु हुई, इसकी मृत्यु भी नहीं हुई, ठीक, तो वाजिद अली शाह की मृत्यु होती है तो कादिर बनता, लेकिन मृत्यु नहीं हुई, पहले ही क्या किया गया, अवध को जो है हत्थे चढ़ गए, तो प्रशासन की नीति के चलते, ठीक है, क्लियर है बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी हम देखते हैं। तो ये देखिए मैंने क्या कहा, तो ये पहली बातें हो गई जो है व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति या जो भी है, ठीक है, ये प्रथम बातें हो गई, ठीक है। चलिए दूसरी बातें मैं करूंगा यहां पर, दूसरा जो बातें हैं, इन्होंने लॉर्ड डलहौजी के समय क्या हुआ, मेरठ में आधुनिक तोपखाने की स्थापना की। इनके समय मेरठ में आधुनिक तोपखाने की स्थापना की, ठीक है, मेरठ में आधुनिक तोपखाने की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। सेना का मुख्यालय, सेना का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय क्या कर दिया है, अब शिमला कर दिए गए, इसके समय क्या कर दिए गए, शिमला कर दिए गए। पहले दो मुख्यालय थे, पहले जो आप जानते हैं मद्रास था, पहले मद्रास था, और मद्रास के बाद क्या बना था भाई साहब, मद्रास के बाद आपका कोलकाता बना था। कोलकाता बाद में जो है बंगाल पर जो है इनका आधिपत्य हो जाता है, तो वो कोलकाता बना लेता है। स्टार्टिंग में जब यूरोपियन यात्री आते हैं तो मद्रास बनता है, कर्नाटक के पास मैंने बताया था, और कर्नाटक के पास ही नीचे पांडुचेरी है। पांडुचेरी जो है किसका मुख्यालय था, वो फ्रेंच का मुख्यालय था, जब मैं बता चुका हूं। तो मद्रास पहले था, उसके बाद कोलकाता, बाद में शिमला को कर दिया गया किसके समय, लॉर्ड डलहौजी के समय। 1800, इसके समय और भी बातें हुई थी। 1853 में पहली रेल चली थी, ठीक है, पहली रेल चली थी, और पहली रेल बॉम्बे से थाने, बॉम्बे से क्या है, थाने पहली रेल चली थी, ठीक है, क्या है, थाने, ठीक है। तो बॉम्बे से थाने पहली रेल कब चली थी भाई साहब, 1853 में, ये चीजें याद रखिए। 1854 में डाकघर अधिनियम आया था, ये भी याद रखिए, डाकघर अधिनियम, तो इनके समय आया था डाकघर अधिनियम, इसके समय लॉर्ड डलहौजी के समय ही देखने को मिला था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह का मसौदा पास हुआ था, ये भी याद रखिए, विधवा पुनर्विवाह
का मसौदा तैयार किया गया था पहली बार, इसके समय 1856 में। ठीक है, 1856 के ही आसपास पहली बार तार सेवा लाई गई थी। पहली बार क्या है, तार सेवा लाई गई थी। भारत में बंदरगाह, जो भारत की बंदरगाह बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिए गए। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय, देखिए व्यापार हो रहा है, बाजार का निर्माण करेंगे भाई, एकीकृत बाजार। तो जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या किया, के लिए खोला। ये चीज आप याद रखिए। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी की स्थापना आपको देखने को मिली इस समय। पीडब्ल्यूडी, ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, कहने का मतलब है सार्वजनिक निर्माण विभाग। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी, निर्माण विभाग। और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत इसी के तहत, ठीक है, इसी के तहत गंगा के किनारे जो है नहर बसाया था। गंगा में नहर बसाया था, नहर बना था। साथ ही साथ पंजाब में 2 नहर बनाए थे। इसी के समय पंजाब में 2 नहर भी बनाए गए थे। इसके कारण किसके, पीडब्ल्यूडी की स्थापना की थी। पीडब्ल्यूडी की सार्वजनिक जो है निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। और इसी के तहत गंगा किनारे नहर बसाया बनाया था। पंजाब में 2 नहर बनवाए थे। ठीक है, चलिए इसके समय सबसे एक महत्वपूर्ण, खास और महत्वपूर्ण बातें जो है इनके समय, सबसे खास और महत्वपूर्ण बातें जो 10वें नंबर पर मैं बात करूंगा वो है 1854 में हुआ था। 1854 में क्या लाया गया था, वुड स्पीड। ठीक है, क्या हुआ था, वुड स्पेच डिस्पैच। चलिए तो वुड डिस्पैच क्या है भाई साहब, ये थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं ये थोड़ा। ठीक है, वुड डिस्पैच लाने का कार्य है ये शिक्षा की सुधार के लिए, शिक्षा सुधार हेतु। ठीक है, शिक्षा सुधार हेतु वुड स्पेस लाया गया था। और वुड स्पेस के अंतर्गत अगर देखें सर चार्ल्स वुड, सर चार्ल्स वुड, और सर चार्ल्स वुड जो है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन थे। ठीक है, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे कौन, सर चार्ल्स वुड। और सर चार्ल्स वुड ने क्या कहा, हम एक शिक्षा नीति लाते हैं, शिक्षा सुधार के लिए वुड स्पीच लाते हैं। और ये वुड स्पीच में क्या क्या बातें रखी गई है, ठीक है, इस शिक्षा के सुधार के लिए क्या क्या बातें रखी गई है वो हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहली बात है कि पश्चात शिक्षा का हम क्या करेंगे, मैं इस तरफ लिख देता हूं, पश्चात शिक्षा का प्रचार करेंगे। ठीक है, पूरी तरह से प्रसार करेंगे, प्रसार करेंगे, पश्चात शिक्षा का प्रसार करेंगे, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि लंदन के विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में 3 विश्वविद्यालय बनाएंगे। ठीक है, लेकिन बाद में बनाया गया लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है, लंदन की, चलिए मैंने क्या कहा, मैंने नहीं कहा भाई, सर चार्ल्स वुड कहते हैं कि लंदन की विश्वविद्यालय के आधार पर, के आधार पर भारत में, भारत में भी 3 विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, 3 विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, खोले जाएंगे। ये बातें सिर्फ यहां रखी गई थी। ठीक है, और 3 विश्वविद्यालय में आपका बॉम्बे, बॉम्बे विश्वविद्यालय, आपका जो है
कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, आपका मद्रास विश्वविद्यालय। लेकिन याद रखिए ये तीनों जो पूरा होते हैं वो किसके शासनकाल में होता है? लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम बात करें तो लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहलाता है और भारत का प्रथम वायसराय भी कहलाता है। लॉर्ड कैनिंग इनके बाद आएंगे, भाई साहब जो है लॉर्ड कैनिंग है वो इनके बाद आएंगे। तो लंदन में विश्वविद्यालय के आधार पर, लंदन के विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में 3 विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, ये बातें कही गई थी वुड स्पीच में। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लेकिन पूरा कब होगा, कब बनेगा? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 3 विश्वविद्यालय बनेगा। ठीक है, ये होगा कंप्लीट इसी समय। ठीक है, इसी समय क्या होगा? कंप्लीट आपको देखने को मिलेगी। चलिए, ये बातें हो गई। इसके अंतर्गत और क्या क्या बातें हैं भाई साहब? इसके अंतर्गत और बहुत सारी बातें हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, देखिए जो प्राइमरी शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा का जो माध्यम होगा, प्राइमरी शिक्षा का जो माध्यम होगा वो माध्यम होगा वर्नाकुलर। और वर्नाकुलर कहने का मतलब है स्थानीय भाषा। स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा कहने का मतलब है कि पंजाब पंजाबी सीखेगा, कहने का पंजाबी के द्वारा वो भाषा शिक्षा ग्रहण करेगा। गुजरात गुजराती के माध्यम से, गुजराती भाषा के माध्यम से वो भाषा शिक्षा ग्रहण करेगा। बंगाली, जो बंगाल है वो बंगाली जो है वो लैंग्वेज के माध्यम से भाषा शिक्षा ग्रहण करेगा। उड़ीसा उड़िया की भाषा में भाषा शिक्षा ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार से जो प्राइमरी शिक्षा होंगे, ठीक है, 5वीं क्लास तक जो शिक्षा होंगी वो वर्नाकुलर जो स्थानीय भाषा में वो क्या करेंगे? शिक्षित करेंगे। ठीक है, वहीं पर हम बातें करें, वहीं पर हम बातें करें जो मिडिल स्कूल होंगे, ठीक है, मिडिल स्कूल होंगे, वो मिडिल स्कूल जो होगा वो उनका शिक्षा का जो माध्यम होगा, शिक्षा का जो माध्यम होगा, और वो माध्यम क्या होगा भाई साहब? वो होगा एंग्लो। ठीक है, एंग्लो वर्नाकुलर, वर्नाकुलर। इसका मतलब क्या है कि आप इसमें अंग्रेज जो है आप क्या करेंगे? आप स्थानीय भाषा तो यूज करेंगे, जैसे 5वीं क्लास तक हम यूज करते हैं स्थानीय भाषा तो यूज करेंगे, लेकिन स्थानीय भाषा के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? एक अंग्रेजी भाषा का भी सब्जेक्ट डालना पड़ेगा, एक अंग्रेजी भाषा भी आपको पढ़ानी पड़ेगी। आज पढ़ते नहीं भाई साहब? अरे सब पढ़ लेते हैं। आप देखिए सभी अभी देखेंगे, अब जो जैसे 9वीं है 10वीं है यहाँ पर भी देखेंगे तो आपका विज्ञान पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है, गणित पढ़ते हैं। लास्ट में एक और है अंग्रेजी भाषा एक होता है। ठीक है, तो वो उसी समय से आपको देखने को मिला था ब्रिटिश के समय। फिर कहा गया कि भारत में प्राइवेट स्कूल को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल को क्या किया जाएगा? प्रोत्साहित किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। किसके माध्यम से? ऊट स्पीच के तहत क्या कहा गया था कि भारत में प्राइवेट स्कूल को भी आगे बढ़ावा दिया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, शिक्षा को क्या किया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। ये भी यहाँ पर कही गई थी, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। भारत में टीचर इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। भारत के टीचर को, अरे भाई साहब टीचर, ठीक है, जैसे आप अभी कहते हैं ना बीएड डीएड करते हैं फिर टीचर बनते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से भारत में शिक्षक के लिए, भारत में शिक्षक के लिए क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, टीचर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, की स्थापना की जाएगी। तो इसका मतलब क्या है?
टीचर आप बनेंगे तो उसके पहले आप ट्रेनिंग जाएंगे, ठीक है, टीचर कैसे किस प्रकार से टीचर पढ़ाते हैं वो पहले सीखेंगे, फिर आप पढ़ाएंगे, ठीक है। तो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हुई थी किसके समय, वुड स्पीच। तो वुड स्पीच क्या है, मैंने कहा सर चार्ल्स वुड द्वारा, ठीक है, जो चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल का चेयरमैन है, और वही ये वुड स्पीच लाया था। वुड स्पीच कहने का मतलब शिक्षा के सुधार के लिए जो शिक्षा नीति है वो लाया गया था, और उसके अंतर्गत जो पाश्चात्य शिक्षा है उस पाश्चात्य शिक्षा का पूरी तरह से भारत में जो है प्रसार करना है, फैलाना है, एक्सटेंड करना है। लंदन के विश्वविद्यालय के आधार पर भारत की में भी 3 विश्वविद्यालय बनेंगे, और 3 विश्वविद्यालय कौन होंगे, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, और बाद में लॉर्ड कैनिंग के समय ये स्थापित होते बनते हैं। हालांकि इस समय कहा जाता है, लेकिन जब समय आता है तो लॉर्ड कैनिंग के समय बनते हैं। प्राइमरी शिक्षा का माध्यम वर्नाकुलर होगा, कहने का मतलब स्थानीय भाषा में प्राइमरी शिक्षा दी जाएगी। मिडिल स्कूल की जो शिक्षा होगा तो प्राइमरी शिक्षा तो है ही, प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत स्थानीय शिक्षा जैसे ही जो स्थानीय भाषा में भी दी जाएगी, साथ ही साथ एक अंग्रेजी की भाषा भी ऐड की जाएगी। भारत में प्राइवेट स्कूल को प्रोत्साहन दिया जाएगा, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, और भारत में शिक्षा के लिए टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की जाएगी। ये बातें कही गई थी कहां पर भाई साहब, और से तो जितना आप देख रहे हैं ये सभी लॉर्ड डलहौजी की जो है बातें हैं, उस समय इतनी ज्यादा चुनौती थी और चुनौती का सामना भाई साहब बखूबी करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या भाई साहब, आपका ये लॉर्ड डलहौजी खत्म हो गया। अब लॉर्ड डलहौजी खत्म हो गया तो बचा कौन, बचा सिर्फ लॉर्ड कैनिंग। तो भारत की गवर्नर जनरल में सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा है और वो लॉर्ड कैनिंग है। उसको भी हम फिनिश कर देते हैं और आज की क्लास फिनिश भी करेंगे, ठीक है। ये है लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के बारे में अब जानते हैं, इनका जो समय काल है वो 1856 57, 1856 और 57, ठीक है। और इनके बारे में महत्वपूर्ण बात ये है कि ये भारत के भारत के अंतिम गवर्नर जनरल अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत भारत के प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय, ठीक है। चलिए, ये बातें हो गई पहली बातें। इन्हीं के समय, मैंने कहा इन्हीं के समय लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और जो मैंने बताया स्थापना की गई, और वो कौन है भाई साहब, एक तो है बॉम्बे विश्वविद्यालय, और दूसरा मैंने बताया कलकत्ता विश्वविद्यालय, और तीसरा मैंने बताया मद्रास विश्वविद्यालय, ठीक है। वो किसके समय हुई थी, इसी के समय। और इसी के समय एक महत्वपूर्ण घटना 1857 की क्रांति भी, ठीक है, और या फिर 1857 का विद्रोह बोल सकते हैं, ठीक है। ये किसके समय हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय देखने को मिला था। तो लॉर्ड कैनिंग जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय के रूप में ये रहते हैं, ठीक है। ये 1856 से 57 तक ये क्या रहते हैं भाई साहब, इनका जो कार्यकाल रहेगा लॉर्ड कैनिंग का, मैं बात करूंगा बाद में, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल जो हमने अभी बात की, तो 1856 और 57 में ये जो है भारत का गवर्नर रहते हैं, भारत का गवर्नर जनरल। और अंठावन से 1858 से 1862 तक, ठीक है, भारत के वायसराय बनते हैं, भारत के वायसराय, ठीक है। तो इसका मतलब लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल हम भारत के गवर्नर जनरल के रूप में देख चुके हैं। हम बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल भारत के वायसराय के रूप में, इसका मतलब पूरा भारत का वायसराय हम बात करेंगे, ठीक है। तो
तो ये क्लास हो जाता है आपका पूरी तरह से समाप्त। ठीक है, ये क्लास हो जाता है आपका पूरी तरह से समाप्त। लॉर्ड कैनिंग तक हम देख चुके हैं, मतलब पूरा आप जो हमने आज जिसका स्टार्ट किया था, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग से जो स्टार्ट किया था, लॉर्ड विलियम बेटिंग, मेट ऑफ ऑकलैंड, हेलन बेरा हार्टिंग, फर्स्ट डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग, ये पूरा हो जाता है समाप्त। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम बातें करेंगे भारत के वायसराय से स्टार्ट करेंगे। लॉर्ड कैनिंग होगा, एल्गिन होंगे, जॉन लॉरेंस होंगे, लॉर्ड मेमो होंगे, लॉर्ड नॉर्थब्रुक होगा, मैं लिस्ट दे चुका हूँ, लॉर्ड लिटन होगा, लॉर्ड रिपन होगा, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड एग्लिन द्वितीय, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हॉटिंग द्वितीय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन्स, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन और जो है सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसके बाद ये पूरा जो आप गवर्नर जनरल देख रहे थे वो सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, और और जो बाकी अब इसके बाद जो है ये दूसरा जो है गवर्नर जनरल के पार्ट जो है दूसरा पार्ट है इंडिया के गवर्नर जनरल का। और इसके बाद दो ही क्लास अभी लेने के होगा, 2 से 3 क्लास। ठीक है, भारत के वायसराय के रूप में अगर हम क्लास की बात करें तो लगभग आपका होगा 3 क्लास। तो 3 क्लास में 3 क्लास और लगेगा और 3 क्लास में ये हो जाएगा आपका भारत के वायसराय। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 3 क्लास। उसके बाद जो बच गया है भारत के इतिहास में, कहने का मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, वो सुभाष चंद्र बोस वाली बात हम करेंगे, जो क्रांतिकारी आंदोलन वगैरह हुआ है। फिर एक और चीज मुझे ध्यान आ रहा है, जो सामाजिक सुधार हुए हैं, ठीक है, जो सामाजिक सुधार हुए हैं उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। तो 3 क्लास ये, 4 से 5 क्लास होती है उधर, और सामाजिक सुधार मतलब 15-18 क्लास अभी और हो सकती है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में 15-18 क्लास और भी आगे हो सकता है। तो आपका जो है पूरा 60 से 70 क्लास का जो है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री होगा जैसा है। चलिए देखेंगे आगे जो भी होगा। तो चलिए फिर चलते हैं, आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, यहीं पर रोकते हैं और आपसे अलविदा चाहेंगे। ठीक है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और तब बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो होगा भारत का, नेक्स्ट क्लास जो होगा वो होगा भारत का वायसराय। ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।